मध्य पूर्व के बाद सबसे पहले क्योंकि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां किसी भी छोटी चिंगारी से पूरे क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंका पैदा हो सकती है। बीते कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच जारी टकराव अब खुली सैन्य चुनौती से बदलता नजर आ रहा है। और इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बड़ा दावा करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। IRGC का कहना है कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह किया है। ईरान के मुताबिक ये कार्रवाई हाल ही में उसके सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। अब तेहरान का दावा है कि उसने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर उसकी संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती दी जाएगी तो वो जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि ईरान के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और ना ही अब तक अमेरिका की ओर से इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लेकिन इसके बावजूद इस बयान ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तेल बाजार की नजरें खाड़ी क्षेत्र पर टिक गई हैं और इंटरनेशनल समुदाय यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता के साथ देख रहा है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करना जरूरी हो गया है। लेकिन उनका दावा है कि अमेरिका लगातार क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और ईरान को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर ये संदेश दिया गया है कि ईरान अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा करने में सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान का दावा सही साबित होता है तो ये हाल के वर्षों में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाइयों में से एक हो सकती है। इससे न केवल अमेरिका ईरान संबंध और खराब हो सकते हैं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता का नया दौर शुरू होने का खतरा मंडराने लगेगा। इस बीच में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी बेहद सख्त और स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगले 30 दिनों तक पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में रहेगा। उनका कहना है कि यदि अमेरिका ने आगे कोई सैन्य हमला किया या तनाव बढ़ाने की कोशिश की तो क्षेत्र की स्थिति और ज़्यादा विस्फोटक हो जाएगी। अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का सैन्य तनाव ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है और वैश्विक बाजारों में भारी उथल पुथल पैदा कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि हॉर्मुज में तनाव और बढ़ जाता है तो तेल की कीमतों में तेज उछाल होगा जो अभी डाउन हुआ था। असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका पड़ा था और फिर पड़ेगा, खासकर उन देशों पर जो खाड़ी क्षेत्रों से ऊर्जा निर्यात पर निर्भर हैं, आयात पर। इसलिए इस क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बहुत पैनी नजर है। हालांकि बढ़ते तनाव और सैन्य बयानों के बीच में कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं। अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान इस सप्ताह कतर में तकनीकी स्तर की बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। माना जा रहा है कि इन वार्ताओं का उद्देश्य दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने, भविष्य में किसी भी सैन्य टकराव को रोकने का रास्ता तलाशना है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में युद्ध विराम की संभावनाओं, क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं और भविष्य के संबंधों को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिर भी बातचीत की ये पहल इस बात का संकेत है कि दोनों देश सैन्य टकराव के साथ साथ कूटनीतिक रास्ते पर भी खुले रहना चाहते हैं। उधर खाड़ी देशों के संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC ने बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है। GCC के महासचिव ने कहा है कि इस तरीके की सैन्य कार्रवाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बहाल करने के प्रयासों को और कमजोर कर रही है। उन्होंने पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। समाधान निकालने की बात भी हुई है। GCC का मानना है कि मौजूदा संकट का समाधान केवल बातचीत और कूटनीतिक
जरिए से ही संभव है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। इस बीच मध्य पूर्व के दूसरे हिस्सों में भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने दक्षिणी सीरिया के कुनैतरा और दारा प्रांतों में इजरायली सैन्य घुसपैठियों की निंदा की है। सीरिया का आरोप है कि इजराइल लगातार उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका, ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच में बढ़ती गतिविधियां इस बात का संकेत है कि मध्य पूर्व एक बार फिर से बड़े भू राजनीतिक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। जहां एक तरफ सैनिक कार्रवाई और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक प्रयास भी चल रहे हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र कतर पर भी टिकी हुई है कि वो क्या रिएक्ट करता है, लेकिन जो बातचीत की बातें चल रही थी वो काफ़ी हद तक बेनतीजा निकलती यहाँ दिखाई दे रही हैं। पहले लग रहा था कि चीज़ें कुछ दिनों में सामान्य हो जाएंगी, लेकिन वैसा होता अभी धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है, अमेरिका भी उधर से जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर चुका है। ऐसे में कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का संकट मिटेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान को लेकर भारत में जिस तरीके की बहस देखने को मिली थी, अब उसी बहस में एक नया और विवादित एंगल आया है, मोड़ आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियोस में भारत में कई लोगों के बीच में नाराजगी और सवालों का माहौल पैदा कर दिया गया। इन वीडियोज में कुछ लोग भारतीय तिरंगे को जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही तस्वीरें अब इंटरनेट पर तीखी बहस का कारण बन गई हैं। बीते दिनों जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, तब भारत में भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने ईरान के समर्थन में पोस्ट किए। कई लोगों ने ईरान के पक्ष में अभियान चलाए। कुछ ने मानवीय आधार पर सहानुभूति जताई तो कुछ ने आर्थिक सहायता की अपील की। ऐसे में माहौल में भारत के कई नागरिकों ने खुलकर कहा कि किसी भी देश पर युद्ध और हमले की स्थिति में मानवीय संवेदनाएं सबसे ऊपर होनी आवश्यक हैं। भारत अमेरिका इजराइल के सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं था, तब भारतीय तिरंगे को इस प्रकार से टारगेट क्यों किया गया, ये सोशल मीडिया पर बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है। आपको बता दें कि भारतीयों की भावनाएं आहत हुई हैं। कई लोगों ने यह भी याद दिलाया कि भारत ने मुश्किल समय में कई देशों की मदद की है, चाहे प्राकृतिक आपदा उनके ऊपर आ जाए या कोई मानवीय संकट हो। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जब भी बात आई है, भारत हमेशा से आगे रहा है, अग्रणी रहा है और लोगों तक जो है वो लाभ पहुंचाया है। एक यूजर ने लिखा कि भारत ने कभी ईरान के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, फिर भी तिरंगे को निशाना बनाए जाने की तस्वीरें देखकर बहुत दुख होता है। इस प्रकार के कमेंट लोग अपनी अपनी भावनाएं जो हैं तिरंगे को जलता देख व्यक्त कर रहे हैं और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा निंदनीय भी है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब भारत ने तमाम देशों की मदद की है, जहां वहां पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा से लेकर कुछ भी हुआ है तो मदद के लिए हमेशा हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। बता आपको ये दें कि तर्क है उनका कि किसी भी देश में अलग अलग विचार रखने वाले लोग होते हैं और कुछ लोगों की कार्रवाई के आधार पर पूरे राष्ट्र का आकलन करना उचित नहीं है। दूसरी ओर कई यूजर्स ये भी मांग कर रहे हैं कि वीडियो की सच्चाई सामने लाई जाए। वीडियो असली है तो संबंधित लोगों की पहचान करके उनको निशाना भी बनाया जाए और यदि वीडियो भ्रामक या गलत संदर्भ में वायरल किए गए तो उसकी भी आधिकारिक जांच होनी जरूरी है। फिलहाल मुद्दा सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस का है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब वीडियोज़ वायरल हुए, लोगों की भावनाएँ आहत हुई हिंदुस्तानियों की, और उन्होंने अपने अपने तरीके से इन वीडियोस पे कमेंट्स किए हैं, अपनी अपनी राय सामने रखी। ईरान को समर्थन, बदले में तिरंगे का अपमान, ये कैसे होगा। तिरंगा जलाने के वीडियो पर लोग बड़े पैमाने पर भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बनी हुई है हम उसी की बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, गतिविधियां तेज दिख रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच के हाल के दिनों में हुए हमलों और जवाबी हमलों में पूरे खाड़ी क्षेत्र की अस्थिरता के मुहाने पर लाकर छोड़ा है। अब इसी तनाव के बीच में एक ऐसी पहल सामने आई है जिससे क्षेत्र में हालात सामान्य होने की उम्मीद जगी है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान ने पहली बार संयुक्त समिति की बैठक की है। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान ने भी फिलहाल एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमति जताई है और दोनों देशों के प्रतिनिधि कतर में बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। इन घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान एक बार फिर से खाड़ी क्षेत्र की ओर खींचा है। ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित इस अहम बैठक में ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी और ओमान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री अब्दुल अजीज अल हिनाई शामिल हुए।
बैठक का मुख्य एजेंडा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इससे जुड़े कई व्यापक मुद्दे ऐसे हैं जो समीक्षा का विषय हमेशा बने रहे हैं, उन्हीं पर चर्चा हुई। बता आपको ये भी दें कि ये पहली बार है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान के बीच में औपचारिक संयुक्त बैठक की आयोजन की बात सामने आई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये वैश्विक रास्ता आप कह सकते हैं। दुनिया का 25% तेल गैस इधर से ही होकर जाता है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस जलमार्ग पर मार्च के महीने से आप मान सकते हैं अनिश्चितता का माहौल है। कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और तेल बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। दरअसल फरवरी 2026 में शुरू हुए अमेरिका ईरान संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया। दुनिया दोनों देशों के बीच हुए सैन्य कार्रवाई से परेशान रही। 17 जून को एक समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी थी, जिसका उद्देश्य संघर्ष को समाप्त करना, समुद्री व्यापार को सामान्य बनाना था। इस समझौते के तहत ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल जहाज़ों की सुरक्षा, आवाजाही सुनिश्चित करने की बात की थी, वादा किया गया था। लेकिन बयानबाजियों का दौर साथ साथ में जारी रहा। इन बयानबाजियों के बीच में कई बार एक दूसरे के ऊपर अटैक्स भी हुए हैं, इसलिए चीज़ें जो हैं वो अभी भी अंडर कंट्रोल नज़र नहीं आ रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के बयान की भी बात ज़रूरी है। उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कतर में जमा ईरान की कुल 12 अरब डॉलर की संपत्तियों में से 6 अरब डॉलर जल्द जारी किए जाएंगे। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी इरना से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस धनराशि को देश में वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकारियों ने भी दावे की पुष्टि हालांकि नहीं की, लेकिन यदि ऐसा होता है तो इसे अमेरिका और ईरान के बीच में विश्वास बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। इस प्रकार की बातें भी अब खुलकर सामने आने लगी हैं। बता आपको ये भी दें कि ये संकेत मिलता है कि दोनों पक्षों के बीच में डिजिटल और साइबर मोर्चों पर संघर्ष तेज है। लेबनान में भी इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। लेबनान की संसद के स्पीकर नबी बेरी ने भी अमेरिका की मध्यस्थता से हुए इजराइल लेबनान समझौते की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह समझौता व्यवहारिक नहीं है और इससे लेबनान के भीतर राजनीतिक विभाजन पैदा हो सकता है। बेरी ने यह भी कहा है कि क्षेत्र में स्थायी समाधान तभी संभव है जब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत सफल हो। कुल मिलाकर वेस्ट एशिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां युद्ध और शांति दोनों की संभावनाएं मौजूद हैं। एक ओर सैन्य तनाव, साइबर हमले और राजनीतिक विवाद हों तो दूसरी ओर बातचीत, समझौते और कूटनीतिक पहल भी जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और ओमान की पहली संयुक्त सीमित बैठक, कतर में प्रस्तावित अमेरिका ईरान वार्ता इस बात का संकेत है कि संघर्ष के बीच भी समाधान की कोशिशें जारी हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र आने वाले दिनों पर टिकी हैं, क्योंकि इन वार्ताओं का परिणाम न केवल खाड़ी क्षेत्र बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। अफगानिस्तान एक बार फिर से सीमा पार से हुई सैन्य कार्रवाई की आग में झुलसता नजर आ रहा है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में किए गए हवाई हमलों और जमीनी कार्रवाई के बाद में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। तालिबान सरकार का दावा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 36 नागरिकों की जान गई, जबकि 160 से अधिक घायल बताए गए। देखिए, कई गांवों में तबाही का मंजर देखने को मिला। घर मलबे में तब्दील हो गए, परिवार बिखर गए। स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा दोनों दिखाई दिया। लेकिन तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला बताया है। देखिए, काबुल का कहना है कि जिन इलाकों को निशाना बनाया गया वहाँ आम नागरिक रहते थे और हमले में सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को हुआ है, बच्चों और बुजुर्गों को भी। तालिबान अधिकारियों ने इस सैन्य कार्रवाई को कायराना हरकत, अपराध और अत्याचार की संज्ञा दी। उनका कहना है कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी परिस्थिति में उचित कैसे हो सकता है। अफगान अधिकारियों के मुताबिक सबसे अधिक तबाही पक्तिका प्रांत के मंडौक खैला गांव में हुई है। यहाँ कोई मकान था, वो पूरी तरीके से नष्ट हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय हुए हमले में कई लोगों की जान चली गई। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज कराए गए, शिविरों में पहुंचाए गए। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी अगर माने, उनके अनुसार विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि कई घरों की दीवारें थर्रा गईं, लोग मलबे में दबते चले गए। दूसरी ओर पाकिस्तान का इस पर यह कहना है, दावा है कि उसने आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया और इसी कार्रवाई में 29 आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का कहना है कि यह ऑपरेशन हाल के आतंकवादी हमलों के जवाब में किया गया। पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी आतंकवादी संगठन करते हैं और सीमा पार से हमले किए जाते हैं।
लेकिन तालिबान सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से ये जो अटैक किया गया उसकी निंदा हर तरफ हो रही, क्योंकि इसमें जो रिहायशी इलाकों में अटैक किए गए उसमें आम जनमानस की जो जान गई है उसको लेकर विवाद बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। समय के साथ ये संघर्ष विराम कमज़ोर पड़ा है और सीमा पर झड़पें बढ़ी हैं। वो इस प्रकार के हमलों से चीज़ें स्पष्ट नज़र आ रही हैं। तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान की सीमा पर आ रहा है, अटैक कर रहा है। काबुल का ये कहना है कि इस तरीके की सैन्य कार्रवाइयों से न केवल दोनों देशों के संबंध खराब हो रहे हैं बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर भी गंभीर संकट पैदा हो रहा है। बता आपको ये भी दें कि बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने के दावे किए गए हैं। जून में भी पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले किए थे, जून की शुरुआत में। उस समय तालिबान सरकार ने कहा था कि हमलों में कई बच्चे और नागरिक मारे गए। अफगानिस्तान के आम लोगों के लिए स्थिति बेहद कठिन होती जा रही है। दशकों से युद्ध, संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता झेल रहे देशों में शांति की उम्मीद लोग करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन हम देख रहे हैं कहीं से भी शांति इत्यादि दिखाई नहीं दे रही है। अब इस पर पूरी दुनिया की नज़रें बनी हुई हैं कि ये कहां पर जाकर थमेगा। लेकिन अफगानिस्तान में शोक है, गुस्सा और अनिश्चितता का माहौल है। तालिबान सरकार पाकिस्तान की कार्रवाई की निंदा कर रही है, जबकि प्रभावित परिवार अपने प्रियजनों के नुकसान का दर्द झेल रहे हैं। सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं और पूरे क्षेत्र की नज़र इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में संकट का समाधान बातचीत से निकलेगा या इस संघर्ष जो देख रहे हैं पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान का, वो अभी और लंबा खिंचता दिखाई देगा। देखिए, हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत, मजबूत होती कूटनीति और वैश्विक मंच पर बढ़ते प्रभाव की एक और बड़ी तस्वीर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे ने न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई दी, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका को भी और मजबूत कर दिया। एक अपने 3 दिवसीय सेशल्स दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इतिहास रचा, क्योंकि ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। इस दौरान भारत और सेशल्स के बीच में रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और समुद्री सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में कुल 19 महत्वपूर्ण समझौतों और नई पहलों पर सहमति बनी है। सेशल्स की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर यहां पर वो पहुंचे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में हिंद महासागर क्षेत्र के अपने पहले आधिकारिक दौरे में उन्होंने सेशल्स को चुना था और एक दशक बाद भी ये रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की साझेदारी किसी भी देश के आकार से तय नहीं हो सकती, बल्कि आपसी सम्मान, आपसी विश्वास और साझा हितों पर आधारित होती है। उन्होंने सेशल्स की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर वहां की जनता को बधाई देते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंध समय के साथ और अधिक गहरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स की सुरक्षा, समृद्धि और भविष्य एक दूसरे से कनेक्ट हैं, यानी जुड़े हैं। यही कारण है कि समुद्री सहयोग दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत नींव दरअसल बन चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने महासागर विजन यानी कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स का जिक्र किया और कहा कि भारत पूरे क्षेत्र में साझा सुरक्षा और साझा विकास के सिद्धांत पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर को केवल समुद्री मार्ग नहीं बल्कि अवसरों के महासागर के तौर पर देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सेशल्स को केवल एक छोटी द्वीपीय देश मानना उसकी वास्तविक क्षमता को कम आंकने जैसा है।